ऋषभ जब कमरे में आया तो उसने देखा अनोखी ओमकार का दिया हुआ वह बड़ा सा टेडी बेयर लिए बेड पर लेटी थी। उसने उसे कस कर थाम रखा था और अपना चेहरा छुपा लिया था। टेडी बेयर को देखकर ऋषभ की आंखें छोटी हो गईं, पर जब उसने अनोखी के हिलते कंधों को देखा तो उसकी आंखों में नरमी के भाव आ गए। वह बेड के पास आया और अनोखी के पास बैठ गया। ऋषभ अपने सिर को अपनी कोहनी से थामे अनोखी को कुछ देर देखता रहा। फिर धीरे से बोला, कपकेक। पर अनोखी ने कुछ नहीं कहा। ऋषभ ने उसका कंधा पकड़ उसे अपनी ओर किया तो अनोखी का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वह भीगी पलकों से उसे देख रही थी। कपकेक, इतनी सी बात के लिए तुम ने अपना यह हाल बना लिया। कहते हुए ऋषभ ने उसके आंसू पोंछने चाहे तो अनोखी ने उसका हाथ दूर कर दिया और उठकर बैठ गई। वह जाने लगी तो ऋषभ ने उसे अपनी ओर खींच लिया और अनोखी उसकी गोद में आ गई। अनोखी उसे कंधों से खुद से दूर करते हुए बोली, आपको मेरे पास नहीं रहना है ना अब? किसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना? ऋषभ ने उसे और जोर से पकड़ते हुए कहा, आप ही को तो शादी नहीं करनी ना, इसलिए तो शादी नहीं कर रहे। मैं तो सोचती थी आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे लिए कुछ भी करोगे, पर आप तो शादी नहीं कर रहे हो और इस तरह से रुला रहे हो मुझे। कपकेक, मैंने तुमसे यह कब कहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी? मैंने तो बस इतना कहा ना कि तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम शादी करेंगे। क्यों? ऐसा भी क्या है जो मुझे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद शादी करनी है? मैं अभी भी तो शादीशुदा हूं ना, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप बस बहाने बना रहे हैं। मैं जानती हूं आपको मुझसे शादी नहीं करनी है। आपको पहले भी मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और अभी भी मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए बात कोड़ोट इसके आगे अनोखी कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि ऋषभ ने उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए थे। ऋषभ ने उसे किस करना शुरू कर दिया था और आज उसकी किस एग्रेसिव थी। वह गुस्से में था और गुस्से में उसे किस कर रहा था। वहीं अनोखी उसकी इस तरह किस करने पर थोड़ी घबरा गई, पर फिर भी उसकी पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई और उसने कस कर आंखें बंद कर ली। वहीं ऋषभ उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए उसे और पैशन के साथ किस कर रहा था। अनोखी की बात सुन उसे गुस्सा आ गया था। कुछ देर बाद वह उससे अलग हुआ और उसे देखने लगा। अनोखी आंखें बंद किए हुए चुपचाप गहरी गहरी सांसें ले रही थी। ऋषभ ने उसका चेहरा अपने पास लाकर कहा, आंखें खोलो, पर अनोखी ने आंखें नहीं खोली तो ऋषभ ने इस बार और जोर से कहा, अनोखी, मैंने कहा आंखें खोलो। अनोखी ने आंखें खोलकर आंसू भरी नजरों से उसे देखा। ऋषभ ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम उसे और करीब करते हुए कहा, देख रहा हूं तुम्हारी जिद सच में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारे मन में जो आता तुम सोचती हो और कहती भी हो। तुम्हें यही जानना है ना कि मैंने अभी शादी के लिए मना क्यों किया? तो तुम ही बताओ, अगर हमारी अभी शादी होगी तो तुम क्या सबकी शादियां एंजॉय कर पाओगी? खुद की शादी एंजॉय कर पाओगी? अपने भाइयों की शादी एंजॉय कर पाओगी? बोलो। अनोखी ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। तो ऋषभ ने फिर कहा, तो बोलो, क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया मैंने जो तुम इतना बकवास सोच रही हो? तो आप प्यार से भी तो समझा सकते थे ना मुझे। अनोखी ने रोते हुए मासूमियत से कहा। तो ऋषभ पिघल सा गया।
वह उसके गाल को अपने गाल से छूते हुए बोला, तुमने मुझे बेलने का मौका कहाँ दिया? गुस्से से ऊपर चली आई और यहाँ बैठकर बकवास किए जा रही हो। तो बोलो, गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे? सॉरी, अनोखी ने धीरे से कहा। ऋषभ ने उसे गले से लगा लिया। अनोखी उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, मैं एक पल के लिए डर गई थी। मुझे लगा कि आप मेरे साथ सच में शादी नहीं करना चाहते। आप मुझे छोड़ दोगे? इतना सुनते ही ऋषभ की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हो गई। उसने उसे और कस कर गले लगाते हुए कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कपकेक, जो कभी सच में नहीं बदलेगा। और ऐसी बात तुम्हारे मन में तो क्या तुम्हारे सपने में भी नहीं आनी चाहिए। समझ गई तुम? अनोखी ने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ देर बाद ऋषभ ने इस तरह अनोखी को अपने सीने से लगाए रखा। जब अनोखी थोड़ी शांत हो गई तो उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके चेहरे पर आए सारे बालों को धीरे धीरे पीछे किया। फिर उसके आंसुओं को पोंछ उसके होठों पर एक छोटी सी किस कर बोला, अब अपना मूड ठीक करो। इस तरह ऊपर चली आई थी, सब अपसेट हो गए होंगे। अनोखी ने धीरे से सिर हिलाया और बेड से उतरने लगी, पर ऋषभ ने एक बार फिर उसे अपने पास खींच लिया। अनोखी मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या हुआ? अब तो जा रही हूं ना नीचे। मैं एक बात बताना भूल गया। एक रीजन और है अभी शादी न करने का। और वह क्या है? अनोखी ने पूछा। ऋषभ मुस्कुराते हुए उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर बोला, वह यह है कि शादी के बाद हमारा हनीमून भी होगा और मैं नहीं चाहता कि हमारा हनीमून 2-3 दिन या हफ्तों का हो। मैं तो चाहता हूं कि हमारा हनीमून महीने तक चले और इतने दिन तुम कॉलेज से लीव नहीं ले सकती ना। इसलिए बेटर यही है कि हम शादी बाद में करें। ऋषभ जी, आपके दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है ना? अनोखी ने ऋषभ के कंधे पर मारकर मुंह बनाते हुए कहा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। वहीं उसके रिएक्शन को देख ऋषभ हंस पड़ा। कुछ देर बाद, जैसा कि विक्रम ने कहा था, अनोखी चहकती हुई नीचे आई और क्या तैयारी कैसे होगी इन सब बातों में लग गई। तभी भारती का फोन बजा। उसने फोन स्क्रीन पर देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने फोन उठाया तो फोन की दूसरी ओर से स्वाति ने कहा, नमस्ते आंटी, मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ स्वाति बेटा, बोलो, भारती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके मुंह से स्वाति का नाम सुन सब उसे देखने लगे, खासकर शिवाय। स्वाति ने आगे कहा, आंटी, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। पंडित जी ने कहा है कि कल का मुहूर्त बहुत शुभ है शादी करने के लिए और उसके बाद 20 दिन का मुहूर्त है। तो मैं आपसे राय लेना चाहती थी। अच्छा, ऐसा कहा है पंडित जी ने? भारती ने सोचते हुए कहा। तभी उसके पापा ने पूछा, क्या बोल रही है वह? तो भारती ने उन्हें स्वाति की बात बताई। वहीं सबने जब यह जाना कि स्वाति शादी के लिए मान गई है और यहाँ तक कि वह पंडित जी के पास उनकी शादी का मुहूर्त निकालने गई है, तो सब हैरान हो गए। शिवाय ने अपने मन में कहा, इसे देखो, बहन की शादी करवा रही है और यहाँ अपने पति की शादी होने नहीं दे रही है। अरे यह खुद मानेगी तब तो इसका पति घोड़ी चढ़ेगा ना। भारती के पापा ने कहा, शादी सिंपल तरीके से मंदिर में ही होनी है, तो कल ही कर लेते हैं। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होता है। उनकी बात सुन भारती ने कहा, बेटा,
पापा तो कह रहे हैं कि कल का मुहूर्त ही ठीक है। ठीक है आंटी, मैं पंडित जी से कह देता हूँ। इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया। पंडित जी से बात करने के बाद वह मंदिर से बाहर निकली और खुद में सोचते हुए बोली, कल का बोल तो दिया है, कल शादी भी हो जाएगी, पर शादी की तैयारी कैसे होगी? भले ही सिंपल तरीके से हो रहा है सब, पर है तो मेरी बहन की शादी। ज्यादा ना सही, पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। कहते हुए उसने एक ऑटो लिया और घर चली गई। वहीं भारती ने सबसे कल की शादी की बात बताई और सबको आने के लिए आग्रह किया। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, अरे इसमें रिक्वेस्ट करने वाली कौन सी बात है बेटा? अरे स्वाति और अभिनव की शादी हो रही है। यह तो बहुत खुशी की बात है। हम तो जरूर आएंगे। हम सब जरूर आएंगे। वहीं स्वाति जब घर आई और उसने श्वेता को सारी बात बताई तो श्वेता हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा, स्वाति, तू इतना सब कर आई और तूने मुझे बताया भी नहीं। सॉरी श्वेता, एक्चुअली मैं तुझे जल्द से जल्द सारी खुशियां देना चाहती हूँ, इसलिए यह सब कर बैठी। आई नो मैं बहुत स्टूपिड हूँ, पर क्या करूँ? मैं चाहती हूँ कि तू और अभिनव जल्द से जल्द एक हो जाओ। किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता है श्वेता, कब पलट जाए ना पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आज इतनी जल्दी तुम दोनों एक हो जाओगे। इतनी जल्दी तुझे तेरा पूरा परिवार मिलेगा। इससे बड़ी और कौन सी बात होगी? उसकी बातें सुन श्वेता की आंखें नम हो गईं। उसने उसे गले लगाकर इमोशनल होते हुए कहा, स्वाति, मैं सच में इस जन्म में तेरा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। तू जानती भी नहीं है तूने हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया है श्वेता, जो भी किया है अपनी बहन के लिए और अपने बेटे के लिए किया है। अब तू ज्यादा एहसान करेगी ना तो याद रखना मेरा दिमाग ना कभी भी फिर सकता है। और तू जानती है, अगर मैं पहले वाली स्वाति बन गई ना तो कसम से कह रही हूँ, तेरे अभिनव को ना जाकर समंदर में डुबोकर आ जाऊंगी। उसकी बात सुन श्वेता हंस पड़ी। वहीं श्वेत चुपचाप बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था। स्वाति उसके पास आई और उसके दोनों हाथ पकड़ खुश होते हुए बोली, श्वेत, कल माँ की शादी है। कल से तुम्हें तुम्हारा पूरा परिवार मिलेगा। माँ, पापा, बुआ, दादी, दादा, परदादा, वे लोग तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तुम्हें फैमिली मिलेगी। तुम तो बहुत खुश हो ना? स्वाति मुस्कुराते हुए उसे बोल रही थी और श्वेत बिना कुछ कहे चुपचाप उसे देखे जा रहा था। उसे इस तरह चुप देख श्वेता उसके बगल में बैठकर उसके सर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बेटा, आप खुश नहीं ही? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी हो रही है। पर क्या मासी माँ हमसे दूर हो जाएंगी? क्या अब मैं मासी माँ के साथ नहीं रहूंगा? कहते हुए श्वेत की आवाज थोड़ी सी भारी हो गई थी। वहीं श्वेता स्वाति को देखने लगी थी, जिसकी आंखें भी नम हो गई थीं, पर उसने खुद के इमोशंस को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि तू लंदन जा रहा है। श्वेत बाबू, तुम यहीं मुंबई में रहोगे और अभिनव का घर हमारे घर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। और जिस घर में तू जा रहा है वहां तो कई गाड़ियां हैं। ड्राइवर अंकल को बोलना कि अंकल, मुझे मासी माँ के पास ले चलो। वह तुम्हें क्यों मेरे पास नहीं ले जाएंगे? टेंशन किस बात की? वहीं श्वेता बस स्वाति को खामोशी से देख रही थी। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, स्वाति, क्या तू हमारे साथ नहीं रह सकती?
स्वाति ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, नहीं श्वेता, मैं नहीं रह सकती। वो तेरा घर है, पर तू भी तो परिवार है ना? श्वेता ने कहा। तो स्वाति बोली, हाँ, मैं हूँ तेरा परिवार और सबसे पहले मैं ही तेरा परिवार हूँ। पर वह तेरा अपना परिवार है। और रही बात मेरी, तो सच कहूँ तो मैं कुछ वक्त अपने लिए अकेले रहना चाहती हूँ। यह मत समझना मैं दुखी हूँ, मैं बस खुद को पाना चाहती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी श्वेता, पर तू भी जानती है मैं पहले कैसी थी। मैंने शायद के लिए वह सब छोड़ दिया, बेवजह लोगों से लड़ना भरना, क्योंकि स्वाति वो सब कर सकती थी। पर श्वेत की मासी माँ वह सब नहीं कर सकती थी। उसे मैच्योर जी बनना था। तो मासी माँ मेरी वजह से आप बदल गए, श्वेत ने कहा। तो स्वाति उसके गाल पर हाथ रख उसके दूसरे गाल पर किस करते हुए बोली, हाँ, पर तू यह मत सोचना कि मैं दुखी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अरे, तेरी वजह से तो मैंने यह जाना कि अरे, मैं भी एक अच्छी लड़की बन सकती हूँ। स्वामी ने इस तरह से कहा तो श्वेत मुस्कुरा दिया। स्वाति आगे बोली, तो बस मैं अपने पुराने दिन याद करना चाहती हूँ। वह पहले वाली स्वाति फिर से बनकर जीना चाहती हूँ। पर वह सब तो तू हम सबके साथ रहकर भी कर सकती है ना? तुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, श्वेता ने कहा। तो स्वाति बोली, अरे बाबा, तू इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? मैं कौन सा संन्यास लेने जा रही हूँ, या इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, या मुंबई छोड़कर जा रही हूँ? कहीं नहीं जा रही हूँ, इसी घर में रहूंगी। और ठीक है, जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं तुम लोगों के साथ रहने आ जाऊंगी। बस यह फाइनल है। कहते हुए स्वाति ने श्वेता और श्वेत को देखा तो दोनों ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। स्वाति बेड से उठते हुए बोली, अब बातें बहुत हो गई, काम भी बहुत है। कल शादी है, बहुत सारी तैयारी करनी है। कहते हुए उसने कपाट खोला और जगह जगह से पैसे निकालने लगी। सभी पैसों को जोड़ने के बाद स्वाति ने उदास होकर कहा, अरे यार, यह तो सिर्फ 30,000 ही है, और बैंक में भी मेरे पास 9,000 रुपए हैं। सैलरी भी अब तक नहीं मिली है, तो कोई बात नहीं ना स्वाति, हम थोड़े में से ही काम चला लेंगे, श्वेता ने कहा। केयू थोड़े में से काम चला लेंगे? तू बार बार शादी थोड़ी न करेगी, नहीं ना, और वैसे भी बहुत कुछ करना है। तेरे लिए वेडिंग ड्रेस खरीदनी है, थोड़ी बहुत महंगी ना सही, पर हल्की फुल्की तो ज्वेलरी भी खरीदनी है। टाइम भी कम है, 7 बज गए हैं, तैयारी करनी है। स्वाति खुद में बड़बड़ाने लगी। फिर कुछ सोचकर उसने वह पैसे उठाए और अपने पर्स में रख लिया और श्वेता से बोली, मैं मॉल जा रही हूँ, तुम दोनों थोड़ी देर बाद मॉल आ जाना, फिर वहां से हम शॉपिंग करने चले जाएंगे। अगर मॉल ही जाना है तो साथ में चलते हैं ना? श्वेत ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं वह पहले पूरा कर लूं, उसके बाद तुम दोनों आ जाना, ठीक है? बोल स्वाति ने अपना बैग लिया और जल्दी जल्दी घर से निकल गई। श्वेता और श्वेत दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। श्वेता ने कहा, एक बार फिर मेरी वजह से तुम्हारी माँ सीमा बहुत परेशान हो रही है ना? तो श्वेत मुस्कुराते हुए श्वेता के गले में हाथ डालकर उसे गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ और मासी माँ की चिंता आप मत करो। आपको पता है, मासी माँ बहुत स्ट्रांग है, वह हर प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर देती है।
कहते हुए श्वेत ने चुटकी बजाई तो श्वेता मुस्कुराई। तभी किसी ने उनके घर के दरवाजे को खटखटाया। श्वेता ने कहा, स्वाति वापस क्यों आई? कुछ भूल गई है क्या? कहते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने भारती, अभिनव और रूही खड़े थे। उन तीनों को देख श्वेता चौंक गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, आप तीनों यहाँ अंदर नहीं बुलाओगी हमें? भारती ने मुस्कुराते हुए कहा तो श्वेता जल्दी से पीछे हटकर बोली, नहीं नहीं, आइए ना प्लीज। भारती, अभिनव और रूही तीनों अंदर आए। उन तीनों को देखकर श्वेत भी बेड से उतरकर खड़ा हो गया। बैठिए ना प्लीज। श्वेता ने बेडशीट को सही करते हुए उन्हें बैठने का इशारा किया। उनके घर में सोफा तो था नहीं, इसलिए वह तीनों वहीं बेड पर बैठ गए। भारती श्वेत को देखते हुए इमोशनल हो गई और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। श्वेत ने एक नजर श्वेता और अभिनव को दिखाकर फिर भारती के पैर छूकर बोला, नमस्ते दादी। उसके इतना कहते ही भारती की आंखों में आंसू झलक आए। उसने श्वेत को गले से लगाकर उसके माथे को चूमकर बोली, खुश रहना, खुश रहो मेरा बच्चा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा पोता है, वह भी इतना प्यारा पोता है। अभिनव उसे रात पार्टी में मेरे सामने ही था, पर मैं जानती नहीं थी कि यह मेरा पोता है। भारती ने श्वेत के चेहरे को सहलाते हुए कहा तो अभिनव मुस्कुरा दिया। फिर रूही श्वेत के सामने आई और घुटनों के बल उसके गाल पर किस कर बोली, और मैं हूं तुम्हारी रूही बुआ। नमस्ते बुआ, श्वेत ने कहा तो रूही मुस्कुराई और उसके गाल खींचकर बोली, भाई आपका बेटा कितना क्यूट है। श्वेता ने उन तीनों के लिए पानी लाया और फिर पूछा, आप तीनों यहाँ पर? तभी भारती ने श्वेता को एक बड़ी सी थाली पकड़ाते हुए बोली, ना हम यह देने आए थे। श्वेता ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक शादी का जोड़ा और गहने थे, और स्वाति और श्वेत के लिए भी कपड़े थे। श्वेता ने यह सब देख पूछा, यह सब क्या है आंटी? श्वेता, हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की की शादी का जोड़ा हमारी तरफ से ही जाता है, तो बस यह वही तुम्हारी शादी का जोड़ा है। कल ही शादी है, इसलिए जल्दी जल्दी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, पर उम्मीद करती हूँ तुम्हें यह पसंद आया होगा। बहुत खूबसूरत है आंटी, पर इन सब की क्या जरूरत थी? कहते हुए श्वेता की आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई थी। जरूरत क्यों नहीं है? तुम मेरी होने वाली बहू हो और शादी के बाद मेरी बेटी, और मैं अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। भारती ने श्वेता के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा तो श्वेता इमोशनल हो गई। उसने भारती को गले लगा लिया। भारती ने उसके आंसू पोंछकर बोली, और हाँ, एक बात और, यह आखिरी बार है जो तुम मुझे आंटी बोल रही हो। अब मुझे मामा कहकर बुलाओ जैसे अभिनव बुलाता है। तो श्वेता ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रूही ने श्वेता से पूछा, वैसे भाभी, स्वाति नजर नहीं आ रही है? बाहर गई है शादी की तैयारी करने, श्वेता ने कहा। तो अभिनव बोला, अरे उसे परेशान होने की क्या जरूरत थी? मैं सारी तैयारी करने ही वाला था। तुम से फोन करो और मना कर दो। श्वेता मुस्कुराते हुए बोली, मैं नहीं कर सकती। स्वाति ने अगर बोला है कि शादी की तैयारी करेगी तो वही करेगी, उसकी इच्छा है, और अगर मैंने मना कर दिया तो वह गुस्सा हो जाएगी। तब अभिनव तपाक से बोला, हाँ ठीक है,
तो मत मना करो। उसे पता चला, गुस्सा हो गई और शादी का प्लान कैंसिल कर दिया। तो करने दो उसे जो करना है। स्वाति के नाम से जो डर अभिनव के चेहरे पर आया था वह सबने देख लिया था और उसे देखकर सब हंस पड़े। कुछ देर बाद वे तीनों वहां से चले गए। श्वेता और श्वेत भी मॉल के लिए निकल गए। वहीं मॉल में स्वाति अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रही थी, सर, आई नो अब तक सैलरी नहीं आई है, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ, बोलो स्वाति, क्या रिक्वेस्ट है? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो स्वाति थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, सर, मुझे एडवांस सैलरी चाहिए और कुछ पैसे चाहिए। मैं धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा दूंगी। आई प्रॉमिस। ओवरटाइम करूंगी। ठीक है, लेकिन कितने पैसे चाहिए? मैनेजर ने फिर पूछा। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। स्वाति ने कहा, सर, 40,000 मिल सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैनेजर के होठों से मुस्कुराहट एक पल के लिए चली गई, पर फिर उसने पूछा, 40,000? इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें? स्वाति, सर, मेरी बहन की शादी है, मुझे उसके लिए ही चाहिए। बहन की शादी? जहां तक मुझे पता है, तुम्हारी बहन तो नहीं थी ना, बस उसका बेटा तुम्हारे साथ रहता था? मैनेजर ने हैरानी से पूछा। स्वाति ने कहा, सर, मुझे लगता था कि मेरी बहन नहीं है, पर वह जिंदा थी और मुझे मिली है वापस, बहुत मुश्किल से, और अब उसकी शादी हो रही है। मुझे उसी के लिए पैसे चाहिए। यह सुनकर मैनेजर हैरान हो गया, पर फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर बोला, यह तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। वैसे भी तुम एक मेहनती लड़की हो और ईमानदार भी। मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे पैसे टाइम पर लौटा दोगी। थैंक यू सो मच सर, रियली थैंक यू सो मच, स्वाति ने खुश होते हुए कहा। उसके चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट दोनों आ गई थी। मैनेजर ने उसे पैसे दिए और स्वाति मुस्कुराते हुए स्टोर से बाहर निकल गई। वह मॉल के मेन गेट के पास खड़ी होकर श्वेता और श्वेत के आने का इंतजार कर रही थी और खुद में ही बड़बड़ा रही थी। चलो, मंदिर जाकर पंडित जी से भी कह दिया कि कल शादी की सारी तैयारी कर दें। पंडित जी ने कहा, 10,000 में सब हो जाएगा और मैंने उन्हें देकर आई हूँ। तो अब बचे हैं मेरे पास 20,000, 9,000 और 40,000, टोटल 69,000। तो उसमें से 9,000 तो बैंक में ही रहने देती हूँ, जरूरत पड़ेगी कभी तो। पर फिर कुछ सोचकर उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, जरूरत किस चीज की पड़ेगी? मैं पैसों की सेविंग तो हमेशा श्वेत के लिए ही किया करती थी। अब तो उसकी फैमिली उसके पास होगी, वह भी इतनी अमीर फैमिली है, उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मैं बस 4,000 सारी सेविंग रखती हूँ, मेरा उस काम हो जाएगा। तो टोटल है 65,000। इसमें अब मुझे खरीदना है श्वेता के लिए शादी का जोड़ा, अभिनव के लिए शेरवानी, श्वेता के लिए कुछ गहने, अभिनव के लिए चेन, सोने की चेन, मेरे और श्वेत के लिए कपड़े। इतनी सारी चीज सिर्फ 65,000 में कैसे पूरी होगी? और यह सारी चीज जरूरी भी है, अभिनव के कपड़े और सोने की चेन लेना। यह तो रस्म है लड़की वालों की तरफ से, कहते हुए वह उदास हो गई। उसने कहा, मैं अपने लिए कपड़े नहीं खरीदूंगी।
हाँ, मेरे पास एक ड्रेस है जो अच्छी है, उसे 2-3 बार पहना था, मैं वही पहन लूंगी। फिर थोड़े पैसे बच जाएंगे। देखती हूँ क्या क्या हो पाता है। तब तक श्वेता और श्वेत भी आ गए। श्वेता ने कहा, क्या हुआ स्वाति, तू खुद में बातें किए जा रही है? टेंशन है क्या किसी बात की? अरे नहीं नहीं, टेंशन किस बात की? तुम दोनों आ गए तो चलो शॉपिंग करने। बहुत सारी शॉपिंग करनी है तेरे लिए। शादी का जोड़ा, अभिनव के लिए कपड़े, बहुत सारी चीजें हैं। चल चल, कहते हुए वह आगे जाने लगी तो श्वेता ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे स्वाति, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। रूही, अभिनव और उनकी मम्मी कुछ देर पहले घर पर। क्या वह सब आए थे? क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? कहते हुए स्वाति के चेहरे पर चिंता झलकने लगी तो श्वेता ने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह कह रही थी कि उनके यहाँ रिवाज है, दुल्हन को शादी का जोड़ा और गहने लड़के वालों की तरफ से जाते हैं, तो वही देने आई थी। कहते हुए उसने अपने फोन में शादी के जोड़े और गहनों की फोटोज दिखाई। उन सब को देख स्वाति हैरान हो गई। उसने कहा, यह शादी का जोड़ा है श्वेता? माय गॉड, कितना खूबसूरत है और बहुत महंगा भी। हाँ, इसीलिए तो मुझे चिंता हो रही है। चिंता? चिंता किस बात की? स्वाति ने पूछा तो श्वेता ने कहा, अरे, हमारे यहाँ का रिवाज भूल गई है क्या? लड़के को शेरवानी, सोने की चेन हमारी तरफ से जाती है। हम इतनी महंगी चीजें कहाँ से लाएंगे? अरे, तो टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना, चल देखते हैं हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं। कहते हुए उसने उसे मॉल के अंदर ले जाने की बजाय बाहर ले जाना शुरू किया। उसने कहा, मॉल के अंदर से खरीदेंगे तो लूट जाएंगे। चल, लोकल मार्केट से खरीदते हैं, वहां पर कपड़े भी अच्छे मिलेंगे और रीजनेबल भाव में भी मिलेंगे। इतना बोलकर उसने उन्हें लोकल मार्केट की ओर ले जाना शुरू किया। जब वे लोग मार्केट आए तो मार्केट में बहुत भीड़ थी। यह देख श्वेता घबराने लगी। स्वाति ने उसका हाथ कस कर पकड़कर कहा, 1 मिनट के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं हूं ना, चल जल्दी जल्दी। और वैसे भी तू कब तक डरेगी? चल, कहते हुए उसने उसका हाथ कसकर थामा और दूसरे हाथ को श्वेत ने थाम लिया। यह देख स्वाति और श्वेता दोनों ही मुस्कुरा दिए। स्वाति ने जल्दी से श्वेता और अभिनव को लेकर स्टोर में आ गई। वहां पर बहुत ही खूबसूरत और अच्छे शेरवानी थे। वहां से उसने अभिनव के लिए एक शेरवानी खरीदी जो 15,000 की थी। फिर वहां से वे लोग एक ज्वेलरी शॉप में चले गए और सोने की चेन देखने लगे। वहां पर उन लोगों ने अभिनव के लिए एक सोने की चेन पसंद की और साथ ही साथ स्वाति ने श्वेता के लिए एक जोड़ी पायल पसंद की जो श्वेता को बहुत पसंद आई थी। पर उसने पायल को वापस रखते हुए स्वाति से कहा, स्वाति, यह क्यों खरीद रही हो? तो स्वाति पायल को छूते हुए बोली, यह मेरी तरफ से तेरी शादी का तोहफा है। मैं ज्यादा तो नहीं दे सकती श्वेता, पर एक पायल तो दे ही सकती हूं ना, मायके की तरफ से। स्वाति मुस्कुराई, पर श्वेता ने कहा, पर स्वाति, इसकी जरूरत नहीं है। अभी देखा, हमारे पास पैसे कम हैं। अरे, तू पैसों की चिंता क्यों करती है? मैंने तुझे कुछ कहा क्या?
नहीं ना, मैं हूं ना यहाँ पर। चल, इसका बिल बनाते हैं, कहते हुए स्वाति ने शॉपकीपर को दोनों चीजें पैक करने और बिल बनाने के लिए कहा। बिल बनने के बाद स्वाति के पास 5,000 रुपए कम पड़ गए। श्वेता ने कहा, देख स्वाति, पैसे भी कम पड़ गए हैं। मैं कहती हूँ, यह पायल रहने दे। स्वाति ने अपने गले से सोने की चेन निकालते हुए कहा, रुक। श्वेता उसे तुरंत मना करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं स्वाति, तू सोने की चेन वापस अपने गले में पहन। स्वाति ने कहा, श्वेता देख, तुझे मेरी कसम है, मैं जो कर रही हूँ वह करने दे। मैं कौन सी चेन बेच रही हूँ, सिर्फ गिरवी रख रही हूँ। श्वेता ने कहा, पर स्वाति उसे बीच में रोकते हुए बोली, देख श्वेता, मैंने तुझे अपनी कसम दी है, अगर तूने मना किया ना तो मैं टपक जाऊंगी। श्वेता ने स्वाति के कंधे पर मारते हुए कहा, ठीक है, पर तू ऐसे मत बोल, और मुस्कुरा दी। स्वाति ने शॉपकीपर से कहा, आपने हमारी बात सुन ली है, प्लीज यह चेन गिरवी रख लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। मैं कुछ ही दिनों में इसे छुड़ा लूंगी। शॉपकीपर ने वह चेन ले ली। कुछ देर बाद दोनों शॉप से निकल गए। शॉपकीपर ने वह चेन ले ली। स्वाति अभिनव के कपड़े का पैकेट लेते हुए श्वेता से बोली, श्वेता, तू श्वेत को लेकर घर जा, मैं अभिनव के कपड़े उसके घर दे आती हूँ। ठीक है, श्वेता ने कहा और श्वेत को लेकर ऑटो में बैठकर चली गई। अगली सुबह मंदिर में सब मौजूद थे और विक्रम, हार्दिक, स्वाति, श्वेता और श्वेत के आने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों उन्हें लेने उसके घर गए थे। सब अपनी बातों में लगे थे। ऋषभ प्रवीण से ऑफिस से रिलेटेड कुछ बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर अनोखी पर गई। अनोखी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और बालों की एक ढीली चोटी बना रखी थी। वह मंदिर के पेड़ों में लगे फूलों से खेलते हुए खुश हो रही थी। उसे देख ऋषभ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। प्रवीण ने कहा, सर, पर ऋषभ ने उसकी आवाज नहीं सुनी। प्रवीण ने ऋषभ के नजरों की दिशा की ओर देखा और ऋषभ को अनोखी को देखते हुए देख वह भी मुस्कुरा दिया और चुपचाप वहां से चला गया। वहीं ऋषभ के कदम अनोखी की ओर बढ़ गए। क्या कर रही हो? ऋषभ ने अनोखी को पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए पूछा। अनोखी ने हाथ में जमा किए फूल दिखाते हुए बोली, मैं फूल जमा कर रही थी। आपको याद है, मैंने रिया भाभी के लिए फूलों से ज्वेलरी बनाई थी। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने फूलों की ज्वेलरी बनाकर उन्हें गिफ्ट दी थी और वह बहुत खुश हो गई थी। हाँ, याद है मुझे, कहते हुए ऋषभ ने उसके गाल पर किस किया। अनोखी ने पीछे से उसकी कमर पर हल्के से मारते हुए कहा, ऋषभ जी, सुधर जाओ आप हर जगह शुरू हो जाते हो। सच में आप सबसे बड़े बेशर्म हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती, कहते हुए अनोखी ने मुंह बना लिया। ऋषभ ने उसके गाल पर एक और किस करके बोला, यहाँ हमारे आसपास कोई नहीं है। सभी लोग मंदिर के दूसरी साइड हैं और हम मंदिर के पीछे वाली साइड, तो इतना भी मत शर्मा। ठीक है, और यह बताओ कि इन सारे फूलों को जमा कर तुम क्या करोगी? ज्वेलरी बनाऊंगी, और क्या करूंगी? अब स्वाति दीदी और श्वेता दीदी तो अब तक आई नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए कुछ तो करूंगी ना।
अनोखी ने कहा और फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। उसने चिंता करते हुए ऋषभ से पूछा, वैसे ऋषभ जी, ये दोनों अब तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ने शादी का प्लान कैंसिल कर दिया और वह शादी करने नहीं आएंगे? फिर अभिनव सर का क्या होगा? क्या वह लोग सच में नहीं आएंगे? कपकेक, तुम फिर शुरू हो गई। मैं देख रहा हूँ, आजकल तुम बहुत ज्यादा ड्रामा करने लगी हो। कितनी वेब सीरीज देखती हो? कितने ड्रामा देखती हो तुम? नहीं, मैं नहीं देखती। किसने कहा आपसे कि मैं देखती है? मैं बिल्कुल नहीं देखती, अनोखी ने नजरें चुराते हुए कहा। ऋषभ ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी नजरें अपनी ओर करते हुए बोला, अच्छा, मुझे को बता रही हो कि तुम नहीं देखती? मैं ही तुम्हारे साथ कमरे में रहता हूँ, ठीक है? तो तुम्हारी हर हरकत से मैं वाकिफ हूँ। हाँ, तो मेरी क्या गलती है? किसने कहा था रूम में इतना बड़ा एलईडी लगाने के लिए? अब वह शोपीस के लिए थोड़ी होता है। उस पर देखे जाते हैं पिक्चर्स। और किसने कहा था मुझे लैपटॉप और टेब ये सब दिलाने के लिए? तो उन सबका भी तो मैं इस्तेमाल करूंगी ना। सबको वेस्ट थोड़ी होने दूंगी, अनोखी ने खुद की वकालत करते हुए कहा। ऋषभ उसे घूरते हुए बोला, सच में तुमसे बातों में जीत पाना मुश्किल होता जा रहा है। कितना बोलने लगी हो आजकल, ऋषभ जी, यह कहो ना कि आप मुझसे हारने लगे हो। मैं आपसे जीतने लगी हूँ, इसलिए आपको मुझसे जलन हो रही है, अनोखी ने अपने हाथों को बांध इतराते हुए कहा। ऋषभ अपनी कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए बोला, अच्छा, रुको, अभी बताता हूँ तुम्हारी हार जीत। कहते हुए वह उसकी ओर बढ़ा, पर अनोखी जल्दी से वहां से भाग निकली। उसे ऐसे भागते देख ऋषभ मुस्कुरा दिया। अनोखी भागती हुई सबके पास आई। अर्चना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अनु, ऐसे यहाँ क्या भाग रही हो? कुछ नहीं मम्मा, अनोखी बोली। तभी उसकी नजर नीचे अभी अभी रुकी एक कार पर गई। उसे देख अनोखी खुश होते हुए बोली, विक्रम भैया आ गए। अनोखी जल्दी से नीचे की ओर चली गई। स्वाति, श्वेता और श्वेत गाड़ी से बाहर आए। श्वेता ने भारती का दिया हुआ लाल जोड़ा पहन रखा था। उसने चेहरे को घूंघट में ढक रखा था। वहीं श्वेत ने एक ब्लू रंग का प्यारा सा कुर्ता पहन रखा था। स्वाति ने भी लाइट ब्लू रंग का लहंगा पहन रखा था। श्वेता को एक तरफ से स्वाति ने थामा और दूसरी तरफ से अनोखी ने, और वे दोनों उसे लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभिनव की नजर जब श्वेता पर गई तो उसकी आंखों में एक सुकून उतर आया। उसे दुल्हन के जोड़े में देखना तो उसका सालों पुराना सपना था, जो आज सच हो रहा था। वहीं शिवाय की नजर जब स्वाति पर गई तो उसकी नजरें उस पर थम सी गईं। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर मन में कहा, यह लड़की किसी दिन मेरी जान लेकर ही मानेगी। स्वाति ने मंदिर के चारों ओर देखा। पंडित जी ने अच्छे से मंदिर को सजा दिया था। स्वाति ने मंदिर के चारों ओर देखा। पंडित जी ने अच्छे से मंदिर को सजा दिया था। यह देख उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने और श्वेत ने सभी के पैर छुए और स्वामी, भारती के पापा को और भारती को देखकर बोली, आंटी, दादाजी, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सब अच्छा लगा होगा। बेटा,
सब बहुत अच्छा है। सादगी है, पर सुकून भी है। पता है क्यों? तो स्वामी ने ना में सर हिला दिया। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, क्योंकि इन सब में एक बहन का प्यार है। वह बहन जो अपनी बहन के खुशियों के लिए दिल से ये सब कर रही है। उनकी बात सुन स्वाति मुस्कुरा दी। उसने कहा, तो चले अब। अरे रुक जाओ, पहले मैं अपनी बहू की नजर तो उतार दूं, भारती ने कहा और उसने श्वेता की नजर उतारी। रूही ने धीरे से अभिनव से कहा, भाई, अगर भाभी को नजर लगी होगी ना तो पक्का आपकी ही लगी होगी। ऐसे क्या? आप घूर घूर के देख रहे हो? अभिनव ने उसकी बात सुनी पर उसकी नजर अभी भी श्वेता पर ही थी। उसने उसी तरह कहा, उस सपने को देख रहा हूं जो हकीकत बन आज मेरे सामने मेरी दुल्हन बन खड़ी है। स्वाति अभिनव के कपड़े का पैकेट लेते हुए श्वेता से बोली, श्वेता, तू श्वेत को लेकर घर जा। मैं अभिनव के कपड़े उसके घर दे आती हूँ। ठीक है, श्वेता ने कहा और श्वेत को लेकर ऑटो में बैठकर चली गई। अगली सुबह मंदिर में सब मौजूद थे और विक्रम, हार्दिक, स्वाति, श्वेता और श्वेत के आने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों उन्हें लेने उसके घर गए थे। सब अपनी बातों में लगे थे। ऋषभ प्रवीण से ऑफिस से रिलेटेड कुछ बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर अनोखी पर गई। अनोखी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और बालों की एक ढीली चोटी बना रखी थी। वह मंदिर के पेड़ों में लगे फूलों से खेलते हुए खुश हो रही थी। उसे देख ऋषभ के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। प्रवीण ने कहा, सर डॉट पर ऋषभ ने उसकी आवाज नहीं सुनी। प्रवीण ने ऋषभ के नजरों की दिशा की ओर देखा और ऋषभ को अनोखी को देखते हुए देख वह भी मुस्कुरा दिया और चुपचाप वहां से चला गया। वहीं ऋषभ के कदम अनोखी की ओर बढ़ गए। क्या कर रही हो? ऋषभ ने अनोखी को पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए पूछा। अनोखी ने हाथ में जमा किए फूल दिखाते हुए बोली, मैं फूल जमा कर रही थी। आपको याद है, मैंने रिया भाभी के लिए फूलों से ज्वेलरी बनाई थी। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने फूलों की ज्वेलरी बनाकर उन्हें गिफ्ट दी थी और वह बहुत खुश हो गई थी। हाँ, याद है मुझे, कहते हुए ऋषभ ने उसके गाल पर किस किया। अनोखी ने पीछे से उसकी कमर पर हल्के से मारते हुए कहा, ऋषभ जी सुधर जाओ आप हर जगह शुरू हो जाते हो। सच में, आप सबसे बड़े बेशर्म हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती। कहते हुए अनोखी ने मुंह बना लिया। ऋषभ ने उसके गाल पर एक और किस करके बोला, यहाँ हमारे आसपास कोई नहीं है। सभी लोग मंदिर के दूसरी साइड हैं और हम मंदिर के पीछे वाली साइड। तो इतना भी मत शर्मा। ठीक है, और यह बताओ कि इन सारे फूलों को जमा कर तुम क्या करोगी? ज्वेलरी बनाऊंगी। और क्या करूंगी? अब स्वाति दीदी और श्वेता दीदी तो अब तक आई नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए कुछ तो करूंगी ना, अनोखी ने कहा और फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। उसने चिंता करते हुए ऋषभ से पूछा, वैसे ऋषभ जी, ये दोनों अब तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ने शादी का प्लान कैंसिल कर दिया और वह शादी करने नहीं आएंगे? फिर अभिनव सर का क्या होगा? क्या वह लोग सच में नहीं आएंगे? कपकेक, तुम फिर शुरू हो गई। मैं देख रहा हूँ, आजकल तुम बहुत ज्यादा ड्रामा करने लगी हो। कितनी वेब सीरीज देखती हो? कितने ड्रामा देखती हो तुम? नहीं, मैं नहीं देखती। किसने कहा आपसे कि मैं देखती है? मैं बिल्कुल नहीं देखती। अनोखी ने नजरें चुराते हुए कहा। ऋषभ ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से
पकड़कर उसकी नजरें अपनी ओर करते हुए बोला, अच्छा, मुझे को बता रही हो कि तुम नहीं देखती? मैं ही तुम्हारे साथ कमरे में रहता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी हर हरकत से मैं वाकिफ हूँ। हाँ, तो मेरी क्या गलती है? किसने कहा था रूम में इतना बड़ा एलईडी लगाने के लिए? अब वह शोपीस के लिए थोड़ी होता है। उस पर देखे जाते हैं पिक्चर्स। और किसने कहा था मुझे लैपटॉप और टेब ये सब दिलाने के लिए? तो उन सब का भी तो मैं इस्तेमाल करूंगी ना। सबको वेस्ट थोड़ी होने दूंगी। अनोखी ने खुद की वकालत करते हुए कहा। ऋषभ उसे घूरते हुए बोला, सच में तुमसे बातों में जीत पाना मुश्किल होता जा रहा है। कितना बोलने लगी हो आजकल। ऋषभ जी, यह कहो ना कि आप मुझसे हारने लगे हो। मैं आपसे जीतने लगी हूं, इसलिए आपको मुझसे जलन हो रही है। अनोखी ने अपने हाथों को बांध इतराते हुए कहा। ऋषभ अपनी कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए बोला, अच्छा, रुको, अभी बताता हूं तुम्हारी हार जीत। कहते हुए वह उसकी ओर बढ़ा, पर अनोखी जल्दी से वहां से भाग निकली। उसे ऐसे भागते देख ऋषभ मुस्कुरा दिया। अनोखी भागती हुई सबके पास आई। अर्चना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अनु, ऐसे यहाँ क्या भाग रही हो? कुछ नहीं मम्मा, अनोखी बोली। तभी उसकी नजर नीचे अभी अभी रुकी एक कार पर गई। उसे देख अनोखी खुश होते हुए बोली, विक्रम भैया आ गए। अनोखी जल्दी से नीचे की ओर चली गई। स्वाति, श्वेता और श्वेत गाड़ी से बाहर आए। श्वेता ने भारती का दिया हुआ लाल जोड़ा पहन रखा था। उसने चेहरे को घूंघट में ढक रखा था। वहीं श्वेत ने एक ब्लू रंग का प्यारा सा कुर्ता पहन रखा था। स्वाति ने भी लाइट ब्लू रंग का लहंगा पहन रखा था। श्वेता को एक तरफ से स्वाति ने थामा और दूसरी तरफ से अनोखी ने, और वे दोनों उसे लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभिनव की नजर जब श्वेता पर गई तो उस की आंखों में एक सुकून उतर आया। उसे दुल्हन के जोड़े में देखना तो उसका सालों पुराना सपना था, जो आज सच हो रहा था। वहीं शिवाय की नजर जब स्वाति पर गई तो उसकी नजरें उस पर थम सी गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर मन में कहा, यह लड़की किसी दिन मेरी जान लेकर ही मानेगी। स्वाति ने मंदिर के चारों ओर देखा। पंडित जी ने अच्छे से मंदिर को सजा दिया था। स्वाति ने मंदिर के चारों ओर देखा। पंडित जी ने अच्छे से मंदिर को सजा दिया था। यह देख उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने और श्वेत ने सभी के पैर छुए और स्वामी भारती के पापा को और भारती को देखकर बोली, आंटी, दादाजी, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सब अच्छा लगा होगा। बेटा, सब बहुत अच्छा है। सादगी है, पर सुकून भी है। पता है क्यों? तो स्वामी ने नामे सर हिला दिया। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, क्योंकि इन सब में एक बहन का प्यार है। वह बहन जो अपनी बहन के खुशियों के लिए दिल से ये सब कर रही है। उनकी बात सुन स्वाति मुस्कुरा दी। उसने कहा, तो चले अब। अरे रुक जाओ, पहले मैं अपनी बहू की नजर तो उतार दूं। भारती ने कहा और उसने श्वेता की नजर उतारी। रूही ने धीरे से अभिनव से कहा, भाई, अगर भाभी को नजर लगी होगी ना तो पक्का आपकी ही लगी होगी। ऐसे क्या आप घूर घूर के देख रहे हो? अभिनव ने उसकी बात सुनी, पर उसकी नजर अभी भी श्वेता पर ही थी। उसने उसी तरह कहा,
उस सपने को देख रहा हूँ जो हकीकत बन आज मेरे सामने मेरी दुल्हन बन खड़ी है। ओहो भाई, मतलब आप तो फुल रोमांटिक हो गए। अभी रोमांटिक मत होइए, शादी के बाद हो जाना। मैं आपका रूम बहुत अच्छी तरीके से सजा दूंगी, रूही ने कहा तो अभिनव घूर कर उसे देखने लगा। वो उसके कान पकड़कर बोला, तेरी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है समझी। चुपचाप बैठा कर। तो रूही भी हंस दी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई तो वो खुश होते हुए बोली, पापा, और बोल वो उस आदमी के गले लग गई। उसकी आवाज सुन सबकी नजरें उस ओर चली गई और सब मुस्कुरा दिए। भारती ने श्वेता से कहा, श्वेता, यह अभिनव के पापा है राघव। राघव सबके पास आया तो सभी बच्चों ने उसका पैर छू लिया। राघव आलोक को देख बोला, वैसे बहुत सुना है आपके बारे में, पर जितना भी सुना है गलत सुना है। लेकिन खुशी की बात ये है कि आप गलत नहीं थे। आलोक ने भी हंसते हुए कहा, क्या करे उस वक्त हालात ही गलत थे। इसके बाद अभिनव और श्वेता को लेकर सब मंदिर के अंदर आ गए। पंडित जी वहां हवन कुंड के सामने बैठे थे। अभिनव और श्वेता को देख कर पंडित जी ने जयमाल की थाली उनके आगे की और कहा, एक दूसरे को माला पहनाइए। तो अभिनव और श्वेता ने वरमाला अपने हाथ में ले ली। अभिनव ने श्वेता को जयमाल पहनाई और फिर श्वेता ने अभिनव को। फिर दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठकर स्वाति मुस्कुराते हुए शादी की रस्मों को देख रही थी। वह अपनी बहन को उसका घर बसाता देख रही थी। रोहित सभी के फोटो खींच रहा था। वहीं शिवाय स्वाति के पीछे आया और धीरे से बोला, यह सब देखने के बाद भी शादी करने का मन नहीं कर रहा। स्वाति ने एक नजर उसे देखा और फिर वापस श्वेता को देखते हुए बोली, शिवाय प्लीज, आज के दिन नहीं। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो प्लीज। शिवाय चुप हो गया और चुपचाप उन दोनों की शादी होते हुए देख रहा था। अभिनव ने श्वेता को मंगलसूत्र पहनाया और उसे सिंदूर लगाया तो 2 बूंद आंसू श्वेता की आंखों से गिरकर अभिनव के हाथ पर आ गए। अभिनव ने घूंघट के अंदर ही उसके आंसू पोंछते हुए कहा, श्वेता, यह आखिरी बार है जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू भी नहीं देखना चाहता, सो प्लीज मुझ पर भरोसा रखना और मेरा साथ देना। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उसके ऐसा कहने पर सब मुस्कुरा दिए। श्वेता के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। ऋषभ बैठा उन दोनों की शादी बड़े गौर से देखे जा रहा था। उसके दिमाग में अपनी शादी चल रही थी। कितना निर्दयी था वह, कितना हार्टलेस। कैसे उसने अपनी कपकेक के साथ बर्ताव किया था। मांग में सिंदूर किस तरह से उसने भरा था। कैसे उसने 7 फेरे लिए थे और फेरे लेने के बाद अनोखी को जमीन पर पटक दिया था। कितना दर्द हुआ होगा उसे उस वक्त। और शादी होते ही वह छोड़ कर चला गया, बिना एक बार मुड़कर उसे देखे। फिर घर आने का रास्ता मुश्किल बना दिया था और घर पहुंचकर नर्क। यह सब सोचते हुए उस की मुट्ठी कस गई और उसने अपनी नजरें फेर ली। उसकी नजरें अनोखी को ढूंढने लगी, पर अनोखी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। यह देख उसकी आंखें छोटी हो गईं। वह उठा और मंदिर के आसपास उसे देखने लगा। तभी उसकी नजर मंदिर के पीछे एक पेड़ के नीचे खड़ी अनोखी पर पड़ी। कपकेक, यहाँ क्या कर रही हो?
ऋषभ ने उसके पास आते हुए पूछा तो ऋषभ को देखकर अनोखी हड़बड़ा गई और अपने पीछे कुछ छुपाने लगी। यह देख ऋषभ उसे घूरने लगा। उसने अपने हाथ बांधे और उससे पूछा, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी, अनोखी ने कहा और यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे पता था कि झूठ बोलते वक्त वह ऋषभ को देख ही नहीं सकती थी, और यही उसकी आदत थी, जो ऋषभ के सामने हमेशा बयां करती थी कि वह झूठ बोल रही है। ऋषभ उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, कपकेक, जो चीज तुम कर ही नहीं सकती, उसे करने की कोशिश क्यों करती हो? जब तुम मेरे सामने झूठ बोल ही नहीं सकती, तो बोलती क्यों हो? चलो अब अच्छे से मुझे बताओ कि क्या छुपा रही हो, वरना अगर मैंने पता किया ना, तो बहुत बुरा होगा। तुम शादी नहीं देख पाओगी और हम सीधे घर जाएंगे। बोलो, करूं? मैं? ऋषभ की बात सुन अनोखी का मुंह बन गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, गंदे कहीं के, सच में एकदम राक्षस है। जब देखो तब धमकाते रहते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर उसने ऋषभ से कहा, अब मुझे छोड़ेंगे तो बताऊंगी ना क्या है मेरे हाथ में। ऋषभ ने उसे छोड़ दिया। अनोखी ने अपने दोनों हाथ आगे किए। उसके दोनों हाथों में एक जोड़ी जूते थे। यह देख ऋषभ की आंखें छोटी हो गई। उसने घूरते हुए कहा, यह किसके जूते तुम अपने हाथों में लिए घूम रही हो? अरे, यह अभिनव सर के जूते हैं। अनोखी ने कहा, अभिनव के जूते तो तुम्हारे हाथों में क्या कर रहे हैं? और तुम उनके जूते यहाँ क्या कर रही थी? ऋषभ ने इस तरह घूरते हुए पूछा, अरे, मैं अभिनव सर के जूते छुपा रही हूँ। क्यों? ऋषभ ने फिर पूछा। तो अनोखी चिल्लाकर बोली, अरे ऋषभ जी, आपको तो कुछ भी नहीं पता है। आप सच में बहुत बोरिंग हो। जूता को तो छुपाना पड़ता है ना। रूही ने कहा था कि वह अपने भाई के जूते चोरी नहीं होने देगी, ताकि भाई की सालियां उनसे पैसे न लें। और अभिनव सर की साली तो स्वाति दीदी है ना। मैं तब से उन्हें नोटिस कर रही हूँ। उनका ध्यान तो बस श्वेता दीदी और अभिनव सर की शादी पर है। उनका ध्यान जूतों पर गया ही नहीं, तो फिर जूता चुराने की रस्म कैसे होती? इसलिए मैंने चुपके से जूते चुरा लिए और अब मैं यहाँ छुपा दूंगी, इससे पहले कि रूही आ जाए, और फिर बाद में स्वाति दीदी को दे दूंगी। कहते हुए वह अपने माइंड ब्लोइंग प्लान पर खुश होने लगी। ऋषभ ने अपना माथा पीट लिया। उसने कहा, तुमने पैसों के लिए जूते चुराए हैं कपकेक? हद है। अरे, क्या हद है? मैंने पैसों के लिए थोड़ी चुराए। यह तो रस्म होती है, रस्म जो पूरी होनी चाहिए, और मैं उसे पूरी करके रहूंगी। अब मुझे छुपाने दो और कम बात करो। कोई आ गया तो देख लेना, और मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। मैं घर के सारे जूते जला दूंगी अगर यह जूते पकड़े गए तो। अनोखी ने गुस्से से कहा। तो ऋषभ मुंह बनाते हुए उसे देखने लगा। उसने मन में कहा, सीरियसली, एक जोड़ी जूतों के लिए तुम घर के सारे जूते जला दोगी, जिन सबकी प्राइस करोड़ों में है? फिर उसने अनोखी को देखा, जो एड़ी के बल छलांग लगाकर पेड़ की डाली पर जूते छुपाने की कोशिश कर रही थी। यह देख पहले तो उसने अफसोस में अपना सिर हिलाया और फिर चुपचाप अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया। अनोखी पहले तो चौंक गई, फिर अपना चेहरा नीचे कर ऋषभ को देखकर मुस्कुरा दी।
उसने बड़े ही आराम से जूते को डाली के ऊपर छुपा दिया और फिर ऋषभ ने उसे नीचे उतार दिया। अनोखी ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, चलो, यह काम तो हो गया, अब शादी एंजॉय करेंगे। इतना बोलकर वह जाने लगी तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया और बोला, मदद की है, थैंक यू भी नहीं बोलोगी? ओ थैंक यू, अनोखी ने जल्दी से कह दिया और उसके हाथ से छूटने लगी। उसे पता था कि ऋषभ थैंक यू के नाम पर क्या लेगा, और हुआ भी वही। उसने उसके चेहरे को पकड़ अपने पास किया और बोला, मुझे तुम्हारे मुंह से शब्दों का थैंक यू पसंद नहीं है, मैं ही अपना थैंक यू ले लेता हूँ। बोल उसने अनोखी को पेड़ से सटाया और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों वापस आए। तभी पंडित जी ने कहा, कन्यादान के लिए वधू के माता पिता को बुलाइए। यह सुनते ही श्वेता और स्वाति एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखें नम हो गईं और बाकी सब भी एक दूसरे को देखने लगे। अजय और सुरेखा ने भी एक दूसरे को देखा। फिर अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मैं और सुरेखा कन्यादान करेंगे। ये सुन सब उन्हें देखने लगे। सुरेखा ने मुस्कुराते हुए श्वेता और स्वाति की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों हमारी बेटियों जैसी हो। बेटियों का कन्यादान करना पुण्य का काम होता है। हमारी खुद की बेटी तो नहीं है, लेकिन शायद भगवान ने हमें तुम्हारा कन्यादान करने का मौका दिया है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना बेटा? सुरेखा की बात सुनकर श्वेता और स्वाति ने इमोशन होकर सिर हिला दिया और सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। अजय और सुरेखा ने श्वेता का कन्यादान किया। इसके बाद अभिनव और श्वेता ने फेरे लिए और कुछ देर बाद उनकी शादी पूरी हो गई। उन्होंने बड़ों का आशीर्वाद लिया। तभी रूही की नजर उस जगह पर गई जहां उसने जूते छिपाए थे। जूते गायब देखकर उसने हैरानी से कहा, अरे, जूते कहाँ गए? रूही की बात सुनकर सब हंसते हुए स्वाति की तरफ देखने लगे। स्वाति ने कहा, आप सब मुझे क्यों देख रहे हैं? तभी शोभा ने हंसते हुए कहा, जूते तो साली के अलावा और कौन चुरा सकता है? इस पर स्वाति ने जवाब दिया, आंटी, असल में मैं जूते चुराना भूल गई। मैंने जूते नहीं चुराए। शोभा ने चौंकते हुए कहा, तो किसने चुराए? रूही ने अनोखी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और कौन चुराएगा? इस छोटी सी चिड़िया ने।